हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। लेटर वैदिक पीरियड समाप्त हुआ था। इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड में क्या क्या बदलाव आए, 600 से 300 बीसी तक क्या क्या हुआ, हमने पिछली वीडियो में 600 बीसी से पहले का सब देख लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजनपद पीरियड के बारे में। महाजनपद पीरियड का अगर टाइमलाइन देखें तो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक दिखाया गया है। बीसी मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। ये हो गया जीसस क्राइस्ट का जन्म, यानी कि ईसा मसीह का जन्म। इससे पहले के समय को बीसी में कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद के समय को एडी में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि 100 बीसी, 200 बीसी, यानी कि 200 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले। ऐसे ही ये महाजनपद पीरियड 600 साल पहले शुरू हो गया था और 300 साल पहले तक चला था। तो ये वाला जो टाइम स्टैम्प है बीच में, इसी को क्या कहा गया? महाजनपद पीरियड इन इंडिया। महाजनपद पीरियड इन इंडिया। इसके बाद जब ये जीरो के बाद 100 एडी, 200 एडी, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब इस टाइम स्टैम्प के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। एपिक्स महाभारत, इसके जो सोर्स हैं उनमें हम देखते हैं मेन सोर्सेज क्या क्या हैं। इस टाइम पीरियड के बारे में बताते हुए जो सोर्सेज हैं वो मेन सोर्सेज क्या क्या हैं। महाजनपद पीरियड आखिर है क्या, शुरू कैसे हुआ? देखिए, हमने बहुत से बड़े राजाओं के बारे में सुना है जिन्होंने एम्पायर्स बनाए। एम्पायर के बारे में सुना है। एम्पायर के बारे में सुना है। एम्पायर के बारे में हमने सुना है, जैसे कि एक एम्पायर है अशोक। मौर्य एम्पायर जो था उसके एक राजा होंगे अशोका। इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। एक हैं अकबर जो मुगल्स के हैं। एक हैं महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, ऑफेंड ना होइएगा, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए थोड़ा फौज फौज हो रही है। ठीक है। ये जो एम्पायर बने थे, एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? इन एम्पायर बिल्डिंग जो एम्पायर ये बने, इतने बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स बने। स्टेट क्या, पूरी कंट्री आप कह लीजिए, पूरी इंडिया पर इन्होंने राज किया। तो एक ऐसा भी तो टाइम रहा होगा जब शुरुआत हुई होगी इनकी, छोटे छोटे स्टेट्स बने होंगे, यहाँ पर ये राजा रहे होंगे। यहीं से लड़कर इन्होंने पूरी जो इंडिया है, पूरे इंडिया पर राज किया होगा। कुछ तो टाइम स्टैम्प रहा हो, वो सॉरी, कुछ तो मतलब शुरुआत रही होगी। तो उसी शुरुआत को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो उसी को हम कहते हैं महाजनपद पीरियड, जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो लार्ज टेरिटोरियल जो एम्पायर्स थे उनकी शुरुआत हुई थी यहाँ से। अब इनके जो साक्ष्य हैं इनके बारे में, अब हम आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चला इस सब के बारे में, इन सब महाजनपदास के बारे में कि ये एग्जिस्ट करते थे। तो हमें एपिक्स से पता चला। एपिक्स यानी कि महाभारत, रामायण। महाभारत से हमको बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि महाभारत में आपने सुना होगा अंग, अंग के बारे में सुना होगा। अंग के राजा कौन थे? कर्ण। रामायण में आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा। अयोध्या के राजा कौन थे? अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। उनके बाद भरत, पर भरत ने शासन नहीं चलाया। राम जी के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुन रखी होंगी, आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हमें पुराणाज में पता चलता है, धर्मशास्त्राज में पता चलता है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स में पता चलता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स। इस वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो हम बुद्धिस्ट लिटरेचर से अगर शुरू करें तो द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कॉल्ड त्रिपिटक। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर को त्रिपिटक कहा गया। तो इन बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में हम बात करते हैं। त्रिपिटक को, त्रिपिटक यानी कि तीन, त्रि का मतलब होता है थ्री। तो इसमें कौन कौन से हैं? सूत्य पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत्य पिटक में कई निकाय हुए, उसमें से यानी फोर्थ निकाय शायद होगा जो था, जिसका कि नाम था अंगुतर निकाय। क्या नाम था? अंगुतर निकाय। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं यहाँ, वाई इज इट इम्पोर्टेंट?
अंगुत्तर निकाय। वाई दिस निकाय इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो महाजनपद की बात है, इतने महाजनपद हुए, 16 महाजनपद मेन हुए। वैसे महाजनपद तो और भी थे, 500 से ऊपर थे, 544 से ऊपर ही महाजनपद थे। पर इन 16 जनपद के बारे में और क्या क्या हुआ उस सब के बारे में अंगुत्तर निकाय में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आप चाहें तो नेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। पहले के बारे में हम देखेंगे सूत्र पिटक में क्या होता था। इट कंटेन्स सेइंग्स ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ। जो महात्मा बुद्ध कहते थे, इनको क्या बोलेंगे हम? महात्मा बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध कहा करते थे वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इट वॉज कंपाइल्ड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जो महात्मा बुद्ध कहा करते थे, उनके जो पाथ था, उनका जिंदगी जीने का तरीका था, उनकी सेइंग्स थी, वो इस बुक में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। नंबर सेकंड इज विनय पिटक। इट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। जो भिक्षुक और भिक्षुणी हुआ करती थी, उनके जो रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करते थे, वो इस बुक में यानी कि विनय पिटक में अच्छे से लिखा हुआ है। इनिशियली बुद्धिस्ट संघ में सिर्फ मॉन्क्स हुआ करते थे, नन्स नहीं हुआ करती थी। वुमेन वर नॉट अलाउड, वुमेन बट नॉट अलाउड इन बुद्धा संघ। बाद में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के एक अनुयायी थे, एक छात्र थे, शायद आनंद नाम रहा होगा उनका। उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्या कहा, विनती की, महात्मा बुद्ध से कहा कि सर आने दीजिए, वुमेन को भी आने दीजिए, उन्हें भी अधिकार है संघ में आने का। फिर उसके बाद वुमेन भी शुरू हो गई, तो उनको क्या कहा गया? नन कहा गया। इट ऑल्सो कंटेन्स लिस्ट ऑफ रूल्स प्रतिमोक्ष एंड एंटोनमेंट फॉर देम। प्रतिमोक्ष कुछ रूल्स की लिस्ट भी इसके अंदर थी, जिनका कि क्या नाम था? प्रतिमोक्ष। अभिधम्म पिटक, थर्ड वन इज अभिधम्म पिटक। अभी हमने किसकी बात की? विनय पिटक की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अभिधम्म पिटक। इसमें क्या था देखिए, इट इज अ लेटर वर्क, इट इज अ लेटर वर्क एंड कंटेन्स फिलोसफिकल इंक्वायरीज अलोंग विद आंसर्स। देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या क्या किया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा है इस संसार में बहुत सारा दुख फैला हुआ है, बहुत सारा दुख फैला हुआ है, सौरोज है। जो किस वजह से है? जो दुख है वो किस वजह से? इच्छाओं की वजह से है। हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उनकी वजह से बहुत सारा दुख है। और इस दुख को खत्म करने का एक ही तरीका, इच्छाओं को खत्म करो, तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो क्या क्या कहते हैं भगवान, जो सॉरी महात्मा, इनको भगवान नहीं बोलेंगे, महात्मा बुद्ध क्या करते थे? सॉल्यूशंस दिया करते थे, आंसर्स दिया करते थे जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनकी, जैसे कि आज के डॉक्टर देते हैं। तो अगला जो है टॉपिक, इसके बारे में हम देखेंगे जातका स्टोरीज। महात्मा बुद्ध के बारे में जितनी भी कहानियां आज तक आपने पढ़ी हैं, जैसे कि अंगुलीमाल की कहानी या कोई भी ऐसी कहानी जो प्रीवियस बर्थ के ऊपर है, जैसे कि महात्मा बुद्ध अपने प्रीवियस बर्थ में एक जगह भिक्षा मांग रहे थे, नन थे, मतलब भिक्षुक थे, आप ऐसे समझ लीजिए, हिंदी में भिक्षा मांग रहे थे। वहां उन्हें एक बॉय मिला, एक लड़का मिला, उससे भिक्षा मांगी महात्मा बुद्ध ने। तो उसने भिक्षा में क्या किया, एक मुट्ठी मिट्टी भरी और उनके पात्र में डाल दी। तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने अपने एक साथ, उनका आप ऐसा मान लीजिए स्टूडेंट ही चल रहा था। उनका क्या था? चेला था, एक तरह से स्टूडेंट था, उनका नन था, भिक्षुक था, वो चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने पात्र में मिट्टी क्यों डालने दी लड़के को? तो उन्होंने कहा लड़के के पास जो था उसने देने का कार्य किया। ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है और ये अगले जन्म में जाकर इस एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये पूरा भारत है, इसका राजा बनेगा। वो और किसी की बात नहीं कर रहे थे, वो अशोक की बात कर रहे थे। और आप जानते हैं कि अशोक ने कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। आप कह सकते हैं इंडिया का फर्स्ट एम्पायर जो बिल्ड किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने ही किया था। आप समझ रहे हैं? तो ये जितनी भी कहानियां हैं ये जातका स्टोरीज के अंडर आती हैं। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, थेरी गाथा, थेरा गाथा एंड थेरी गाथा। इट कंटेन्स सॉन्ग्स। हर जो
हर चीज जो फेमस होती है या हर पर्सनालिटी जो फेमस होती है, जैसे कि महात्मा बुद्ध उस समय फेमस हुए, तो उनके लिए भी गाने बनाए गए, सॉन्ग्स बनाए गए। ऐसे ही आज के टाइम में भी देख लीजिए, कोई भी फेमस होता है, रिसेंट एग्जांपल आप ले लीजिए बिग बॉस का। बिग बॉस से जो भी फेमस होके निकलता है, उसका आप एक ना एक सॉन्ग आता हुआ जरूर देख लेंगे, रिलीज होता हुआ जरूर देख लेंगे। देखिए, बिग बॉस को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इट इज द वर्स्ट शो मैंने पूरी जिंदगी में देखा, पर एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बिग बॉस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, और ये बहुत बेकार लगता है मुझे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय में भी हुआ करता था कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी होती थी, उसके उसको इधर उधर उसकी बात पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड में उसको फेमस करने के लिए क्या करते थे, सॉन्ग्स कंपाइल किया करते थे। ऐसे ही अगर आपने एक मूवी देखी हो, मैं थोड़े एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। आपने एक मूवी देखी हो RRR। इस मूवी में जो आलिया भट्ट का जो रोल था, आपने उसमें देखा होगा कि वो आलिया भट्ट थी, जाने कौन थी वो मुझे ठीक से नहीं याद है, एक रोल था। उस रोल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज़ादी चाहिए थी हमें, उसके लिए सॉन्ग्स कंपाइल किए, और अलग अलग स्टेट्स में जाकर इंडिया में लोगों को जागरूक करने का काम किया कि हम लोग गुलाम नहीं रह सकते यार, अब हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, इसके लिए आपको लड़ना है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स ने ये सॉन्ग्स कंपाइल किए थे। थेरी गाथा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट रिटन इन इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन। वुमन के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। इसको क्या बोलेंगे, थेरी गाथा। नेक्स्ट वन इज, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जैन लिटरेचर। देखिए, जैन लिटरेचर, दे आर कलेक्टिवली नोन एज सिद्धांत या अगम। सिद्धांत या अगम कहेंगे। सम अर्ली वर्क्स और भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, ईटीसी एटसेट्रा। आप देखेंगे कि जैन लिटरेचर में भी ये जो आप वर्क्स हैं, इनमें भी महाजनपद के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम ये पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें हमारे इंडिया के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कि महाजनपद वगैरह कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है इन लिटरेचर्स में। जैसे कि ये बुद्धा लिटरेचर हो गए, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, इन दोनों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो ये मेन आप देख सकते हैं, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, मगध, अंग, चेदी, वत्स, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, अस्माका, और आप देख सकते हैं कंबोज, गांधार। मुझसे अगर कोई छूट गया हो तो वो आगे मैं वैसे ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वज्जी, और कौन सा रह गया, चलिए मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। ये इस मैप के साथ मैं आपको पूरी वीडियो में समझाता हुआ चलूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भाई पाणिनि। पाणिनि कौन थे, एक ग्रामेरियन थे। पाणिनि कौन थे, ऋषि पाणिनि एक ग्रामेरियन थे जो कि गांधार रीजन में रहते थे। कौन थे, ग्रामेरियन, एक ग्रामेरियन थे जो कहाँ रहते थे, गांधार रीजन में रहते थे। पाणिनि वाज अ ग्रामेरियन, 5th या 4th सेंचुरी BC में ये रहे होंगे। एंड इज वर्क अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी is one of the most brilliant intellectual achievement of ancient India. He belonged to Gandhar region and studied at University of Takshila. आप देख सकते हैं कि क्या मतलब कितने ज़्यादा बुद्धि वाले ये रहे होंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में पढ़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला इतिहास में क्या मायने रखती है। ये गांधार रीजन है, ठीक है, यही यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला है, और आगे हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तक्षशिला आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इवन दो इट इज अ बुक ऑफ ग्रामर, ये ग्रामेरियन थे तो जाहिर सी बात है इन्होंने ग्रामर की बुक लिखी। इट डील्स विद प्लेसेस, पीपल, कस्टम्स, कॉइन्स, वेट एंड मेजर्स। ये जो किताबें हैं, इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि पुराने लोग कैसे हुआ करते थे, एंशिएंट पीपल कैसे हुआ करते थे, उनकी सोच के बारे में पता चलता है। कस्टम्स, रिचुअल्स, वो क्या क्या निभाया करते थे। कॉइन्स, उनके कॉइन से पता चलता है कि किस समय में कौन सा राजा रहा होगा। वेट, उनके वेट से आज के वेट को हम अगर क्या करते हैं, मेजर, आज का जो मेजरमेंट है, आज का वेट है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय वेट कैसे हुआ करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन था कि नहीं। यानी कि अगर जो 5 किलो का बाट इंडिया में चल रहा है,
क्या वो चाइना में भी चल रहा था, क्या वो ईरान में भी चल रहा था, ये पता चलता है। क्या हमारा जो 5 किलो का वेट था, या जो हमारी करेंसी थी, कॉइन्स थे, जो हमारी करेंसी थी, क्या वो आसपास के जो देश थे उनसे ज़्यादा चलती थी? क्या जैसे आज अमेरिका का डॉलर चल रहा है, क्या हमारी करेंसी भी वैसी उससे ज़्यादा ऊपर थी उस टाइम? शायद थी, क्योंकि हमारा एंशियंट इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस था। एंड मेजर्स, किस तरीके से हम नापते थे, क्या मेजरमेंट का हमारे पास कोई तरीका था, ये सब भी हमें पता चलता है इनके किताबों से। चलिए, एंशियंट टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपद। एंशियंट टेक्स्ट जो है वो 16 महाजनपद मेंशन करते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। ये 16 महाजनपद कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। पहला है अस्मा का। अस्मा का सदर्न मोस्ट महाजनपद कहलाता है, जो कि अकेला महाजनपद है जो नॉर्थ इंडिया में ना होकर सदर्न मोस्ट महाजनपद है, साउथ की तरफ थोड़ा सा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ। सिचुएटेड नियर गोदावरी, हिज कैपिटल वाज पोदाना पोटली, एन एंशियंट टाउन कॉल्ड प्रतिस्थाना वाज कैपिटल ऑफ जनपद मुलाका विच वाज नियर अस्माका। देखिए, इसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा होगा आसपास की जगह पे, इसीलिए इसका नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, मैं इसकी आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ अस्मा का। ये आपको दिख रहा हो नीचे की तरफ, तो ये रहा अस्मा का, यहाँ पर ये रहा मुलाका। इसकी भी बात हमने अभी आपसे की। ठीक है, इसकी राजधानी मैंने आपको बताई दी, पौधन है या पोटली। आप एक बार ये दिमाग में रखते हुए चलिए किस तरफ है। ठीक है, ये इसके पास रिवर कौन सी है, आपको रिवर का इन्फ्लुएंस मैं बताता हूँ। सॉरी, आपको रिवर का इन्फ्लुएंस बताता हूँ। देखिए, पुरानी जो सबसे पुरानी हमारी जो सभ्यता है वो कौन सी मानी गई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इस रीजन में थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस बेसिस पे वो सभ्यता बनी थी, किस बेसिस पे वो खड़ी रही? ऑब्वियसली इंडस रिवर, तभी तो उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर। हालांकि वो सभ्यता डिक्लाइन कर गई, उसका जो सबसे बड़ा कारण डिक्लाइन करने का माना जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस और सूखा पड़ गया। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आज की जो सभ्यता है, यानी कि अभी जो आप रह रहे हैं, आपके सिटी के आसपास कोई रिवर फ्लो हो रही है? जैसे कि मेरी सिटी के आसपास है गंगा जी, गंगा रिवर फ्लो हो रही है। आपके सिटी के आसपास भी कोई रिवर है? तो आपका जवाब होगा हाँ, 100% हाँ होगा। मैं जानता हूँ अगर आपका शहर बहुत अच्छा है तो मैं 100% जानता हूँ कि कोई ना कोई रिवर होगी। तो एक छोटा सा रूल आप समझ लीजिए, कोई भी जगह है उसको बसने के लिए एक रिवर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उससे ही एग्रीकल्चर होता है और रिवर से ही आपको पानी पीने को मिलता है, सब कुछ उसी से होता है। ठीक है, तो यहाँ गोदावरी रिवर के पास सिचुएटेड है अस्मा का। अगला है अंग। इट इंक्लूड्स भागलपुर एंड मुंगेर रीजन ऑफ बिहार। इट वाज नियर चंपा रिवर एंड कैपिटल वाज आल्सो नोन एज चंपा। तो ये रहा मुंगेर एंड भागलपुर रीजन ऑफ बिहार। आपको अंग दिखाई दे रहा है, ये रहा अंग। ठीक है, रिवर चंपा के पास ये सिचुएटेड है, ये रही रिवर चंपा, और इसकी राजधानी भी चंपा ही मानी जाती है। ठीक है, अगला हम चलते हैं, अंग हो गया, अंग हो गया, इसको हम टिक कर देते हैं, अंग हो गया। अगला है अवंती। सिचुएटेड इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सिचुएटेड है, मध्य भारत में उपस्थित है। इट हैड टू इंपॉर्टेंट सिटीज, बोथ ऑफ देम वाज कैपिटल माहिष्मती। माहिष्मती सुन के एक ही बात मुझे याद आती है, बाहुबली। ये मूवी बहुत अच्छी है, आप देखिएगा। इससे आपको क्या है कि कैसे तब फोर्टिफिकेशन वगैरह हुआ करते थे, किस तरीके से आर्मी रहती थी, ये सब आपको जानने को मिलेगा। ऐसी मूवीज देखा करिए, इससे पता चलता है कि हमारे एंशियंट टाइम में पुराने समय में क्या क्या हुआ करता था, किस तरीके से लोग हुआ करते थे। आज के समय में इसको मॉडर्न महेशपुर बोला जाता है, उज्जैनी आज के समय में उज्जैन। इट वॉज रूल्ड बाई प्रद्योत डायनेस्टी के द्वारा रूल की जाती थी। एक बार हम देख लेते हैं अवंती कहाँ है। सेंट्रल इंडिया, अवंती ये रहा। और उस समय की ये बहुत ही पावरफुल जगह मानी जाती थी, बहुत ही पावरफुल जो है महाजनपद माना जाता था उस समय। इससे हर कोई लोहा नहीं ले पाता था। अगला है चेदी। इट इज इन बुंदेलखंड रीजन। चेदी कहाँ है? बुंदेलखंड रीजन में है। इट्स कैपिटल वॉज सोथीवटी नगर। बुंदेलखंड, बुंदेले हर बोलो के वो, क्या थी वो कहानी जो झांसी की रानी वाली थी, कैसे बोली जाती थी? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन।
आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कृपया करके टिक कर दीजिए। मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। आप एक बार टिक कीजिएगा, ये आपका वर्क है, अपने बुक में टिक कीजिएगा। ठीक है, चेदी हो गया। अगला है गांधार। गांधार कौन सी जगह है? गांधार कहाँ है? गांधार आज के पेशावर एंड रावलपिंडी में है, पाकिस्तान में। इट्स कैपिटल वॉज तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में अभी आपसे हमने बात की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, थी सॉरी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी एंशियंट टाइम में, जो कि 500 500 बीसी के करीब, आप मान लीजिए 500 बीसी के करीब, जिसका पतन हो गया था 600 बीसी के करीब बनी थी। ठीक है, विच बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, विच वॉज कॉन्कर्ड बाई पर्शियन किंग डेरियस इन 6th या 5th सेंचुरी बीसी। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये रहा गांधार रीजन, ये रहा गांधार रीजन। यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। इसकी जो कैपिटल है वो तक्षशिला है, आप ये देख सकते हैं, तक्षशिला। अच्छा, हमने आपको एक और काम दिया था, चेदी। चेदी मार्क करना है बुंदेलखंड रीजन में, आपने मार्क किया? चलिए नहीं किया हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ये रहा चेदी। ठीक है, एक बार मार्क कर लीजिएगा। ऐसे ही हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, कंबोज। इट इंक्लूडेड हजारा डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान कब्रिस्तान। इट्स कैपिटल वाज राजपुरा। कंबोज मैं नहीं बताऊंगा, आप टिक करिएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कंबोज, मुझे भी दिख रहा है। आप प्लीज़ टिक करिएगा इसको अपनी कॉपी में, आप अगर आपने मैप बनाया हुआ होगा तो। ठीक है, अगली बार मैं बताता हूँ। अगला है काशी। इट वॉज बाउंड बाई वरुण एंड अस्सी रिवर। हिज कैपिटल वॉज वाराणसी। काशी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। वाराणसी, वाराणसी से किसने अभी चुनाव लड़ा था? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। लोकसभा के चुनाव हुए थे। हाँ जी, तो ये रहा काशी, कैपिटल है वाराणसी। ठीक है, आपसे मैंने अभी बोला था कि कंबोज बताइएगा, तो कंबोज अगर आपने टिक कर लिया होगा तो ये रहा, एक बार टिक कर लीजिएगा। सबके लोकेशन आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। अगला है कौशल। इट वॉज डिवाइडेड बाई सरयू रिवर इन 2 पार्ट्स। हिज कैपिटल वॉज श्रावस्ती। अयोध्या एंड साकेत वर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज। अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, जहाँ अभी भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया है। और अगला है कुरु। ठीक है, तो दोनों की हम एक बार वो देख लेंगे लोकेशन, कौशल और कुरु। आपको कौशल दिखाई दे रहा है, जहाँ अयोध्या है, ये रहा कौशल। ठीक है, अगला है कुरु। कुरु भी आप एक बार देख लीजिएगा। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर अभी हम बात करने वाले हैं, तो ये लोकेशन दिमाग में थोड़ी रख लीजिएगा। कुरु वंश, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुरु वंश की बात कब हुई थी? कुरु वंश की बात महाभारत में हुई थी। किसका वंश था? इट वॉज रूल्ड बाई युधिष्ठिर फैमिली, जो कि डिसेंडेंट्स किसके माने जाते हैं? युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर कौन थे? पांडवों के सबसे बड़े जो थे वो युधिष्ठिर थे, सबसे बड़े भाई। ठीक है, उनके जो क्लैन के, यानी कि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उन्हीं की फैमिली के लोग आज मतलब तब तक यहाँ राज करते होंगे, जो कि युधिष्ठिर फैमिली बोली जाती थी। इस कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ, मॉडर्न दिल्ली। मैंने आपको अभी लोकेशन दिखाई थी। मगध। मगध क्या है? इट इंक्लूडेड रीजन अराउंड पटना एंड गया इन बिहार। मगध, मगध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आगे चलकर फर्स्ट जो एम्पायर था, फर्स्ट एम्पायर किसने बनाया? चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, वो मगध से ही बिल्ड किया उन्होंने। इट इंक्लूडेड रीजन अराउंड पटना एंड गया ऑफ बिहार। इट लेटर इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। चलिए हम चलते हैं। कुरु और मगध की हमें देखनी है। कुरु मैंने आपको पिछली बार दिखाई दिया था, एक बार ये देख लीजिए। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट शहर हस्तिनापुर। ठीक है, अगला है मगध, जहाँ से अशोक ने पूरा
क्या बनाया था, पूरा क्या बोलते हैं, एम्पायर बिल्ड कर दिया था। इट वॉज द इट वॉज द एम्पायर, इट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहूंगा। अगली अगली देखते हैं हम। मगध हो गया। मगध के बाद अगला है मल्ल। इट हैड टू इट हैड टू पावर सेंटर, कुशीनगर एंड पावा। महात्मा बुद्ध पास्ड अवे हियर। यहाँ पर ये देखिए बहुत जरूरी जगह है। यहाँ महात्मा बुद्ध क्या हुए थे, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपनी देह त्याग किया, पास हुए। क्या क्या नाम है, मल्ल। मल्ल महाजनपद है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ टिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूरे में ढूंढिएगा, एक बार मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा, आपको अगर कहीं दिख रहा हो तो। मैंने आपको टाइम दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं अगर आपको ना दिखे तो। इरेज क्या कर दूं, अब आप समझ ही गए होंगे, वहीं मैं ले गया। ये रहा मल्ल, ये रहा कुशीनगर। यहीं कुशीनगर में जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपनी क्या किया, आखिरी सांसें ली, देह त्याग किया। मल्ल के बाद हम चलते हैं मत्स्य। मत्स्य का मीनिंग क्या होता है, मछली। लोकेटेड नियर जयपुर इन राजस्थान, इट्स टेरिटरी इंक्लूडेड अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। इट्स कैपिटल वॉज विराटनगर। तो मत्स्य कहाँ पर है, जयपुर में है। आप एक बार टिक कर दीजिए अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। मुझे तो दिख रही है ये रही मत्स्य, ठीक है। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए लोकेशन, राजस्थान। अगला जो है, अगला क्या है, सॉरी पेन चल गया पूरे पे। मत्स्य हो गया। अब हम अगले की बात करेंगे, पांचाल। पांचाल का अगर आपने सुना होगा, पांचाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय गंगा। इट हैड द कैपिटल अचित्रा एंड कंपिल्या। कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज क्या है, आज का मॉडर्न क्या है, कन्नौज। कन्याकुब्ज वाज आल्सो पार्ट ऑफ द पांचाल किंगडम। कन्नौज से अगर आपको पता हो तो अभी सांसदी का चुनाव हुआ है, इसमें सांसद कौन बने हैं, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव। अच्छे खासे वोटों से जीते। कन्नौज के बारे में आपको पुरानी अगर मैं बात बताऊं, ये पॉलिटिकल अगर बात चले तो, कन्नौज ट्राइंगल नाम से एक ट्राइपार्साट स्ट्रगल फेमस हुआ था। आप 6, 7, 8 सेंचुरी की तरफ देखेंगे, तीन जो किंगडम थे, इंक्लूडिंग राष्ट्रकूटा जो कि एक्सट्रीम साउथ तक फैला हुआ था, भाई साहब बहुत कररी लड़ाई हुई थी, जिसको कि ट्राइपार्साइट स्ट्रगल कहा गया था। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट महाजनपद की ओर, सुरसेना। सुरसेना, इट वॉज द कैपिटल, इट्स कैपिटल वॉज मथुरा। इट मेंटेन गुड रिलेशन विद अवंती। क्यों नहीं रखेंगे भाई रिलेशन, बहुत पावरफुल था अवंती, ठीक है। आपको अगर पता हो मथुरा कहाँ है, मथुरा कहाँ है एक बार आप टिक कर दीजिए, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं ही बता दूं। ये रही मथुरा, ठीक है। अगला हम चलते हैं सुरसेना हो गया। मथुरा किस किस लिए फेमस है तो आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए मथुरा फेमस है। क्योंकि मैं नहीं समझता आप लोगों में से एक भी ऐसा हो जो ना जानता हो। अगली बात करेंगे हम वज्जी की या वृज्जी। इन ईस्टर्न इंडिया इट वॉज अ कन्फिडरेसी ऑफ 8 क्लैन्स। द मोस्ट पावरफुल क्लैन वॉज लिच्छवी क्लैन, ठीक है। द कैपिटल वॉज वैशाली। लिच्छवी वॉज लेड बाई चेतक। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वॉज ब्रदर ऑफ त्रिशाला। चेतक के द्वारा लिच्छवी का क्या होता था, राज्यपाट देखा जाता था, जो कि त्रिशाला के भाई थे। त्रिशाला कौन है, महावीर जो हैं 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, उनकी माता जी हैं, उनका नाम था त्रिशाला। डॉटर ऑफ चेतक वाज मैरिड टू बिंबिसारा, रूलर ऑफ मगध।
चेतक की बेटी मगध के रूलर बिंबिसार के साथ शादी की गई। वत्स, इट्स कैपिटल वॉज कौशाम्बी। द रूलर ऑफ वत्स कौन था? उदयन रूलर था वत्स का। एंड रूलर ऑफ अवंती प्रद्योत। ये दो रूलर्स के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों में क्या थी? राइवलरी थी, यानी कि लड़ाई थी, राइवलरी रिलेशन थी। लेटर डॉटर ऑफ प्रद्योत की बेटी वासुदत्ता वाज मैरिड टू उदयन। ठीक है, प्रद्योत की बेटी उदयन जो है, उदयन के साथ शादी हो जाती है। प्रद्योत जो राजा है उनकी बेटी वासुदत्ता की शादी उदयन के साथ हो जाती है, ऑब्वियसली प्रद्योत की इजाजत के बिना। तो इनकी लव स्टोरी इतनी फेमस होती है, इतनी फेमस होती है कि भाई साहब कहानियां लिखना शुरू हो जाते हैं लोग। और ऐसे वैसे लोग कहानी नहीं लिखते। आप सोच रहे हो कि ऐसे वैसे, जैसे आज है ना बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशंस जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, वैसे ही उस समय भी बहुत बड़े पब्लिकेशन थे। कौन थे? भास, संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे, जो कि कालिदास से भी पहले माने जाते हैं। उन्होंने एक रोमांटिक ड्रामा लिखा, द लव स्टोरी ऑफ उदयन एंड वासुदत्ता इज द सेंट्रल प्लॉट ऑफ 3 रोमांटिक ड्रामाज स्वप्न वासुदत्तम। ये इन्होंने लिखा था भास ने। भास का आप एक बार नाम सर्च करके तो देखिए, कितने महान ड्रामेटिस्ट थे या लेखक थे या कुछ भी आप इनको कह लीजिए, बहुत बड़े आदमी थे यार। अगली दो हैं रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके तो प्लेस चला करते थे उस टाइम पे। हर्षवर्धन ने लिखे। हर्षवर्धन वाज वन ऑफ द एम्पायर बिल्डर। नॉर्दर्न इंडिया में एक छत्र राज हुआ करता था इनका 6th सेंचुरी के करीब। जो हर्षवर्धन है इन्होंने लिखी है 6th सेंचुरी के करीब, एक छत्र राज आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में। इन्होंने ये दो प्ले लिखे हैं ना, इन पर भाई साहब ड्रामे हुआ करते थे। लोग रात को खा पी के आगे बैठ जाते थे इनके ड्रामे देखने। अब देखिए अगला हम पढ़ते हैं, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये 4 राज थे, मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे। हाउएवर मगध इमर्ज द मोस्ट पावरफुल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। अब मगध क्यों इतना पावरफुल रहा, इसके कुछ रीजन्स हैं। चलिए हम एक दो रीजन्स डिस्कस करते हैं। किसी भी जगह के ज्यादा पावरफुल होने के क्या रीजन? सबसे पहला रीजन मैं मानता हूँ रिवर को, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी, रिवर। दूसरा रीजन उसकी जो बैरियर क्लास है, उसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है, टूल बनाने वाले पदार्थ की, दैट इज आयरन। ठीक है। थर्ड वन रीजन इज उसकी आर्मी कितनी मजबूत है। तो आर्मी में उस समय मगध की में क्या इंक्लूड किए गए थे? एलिफेंट। तो ऑब्वियसली आर्मी कितनी मजबूत हो गई होगी आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है। इट लाइज, तो पढ़ते हैं हम रीजन, इट लाइज इन एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है। यह एक और बात मैं आपको बता दूं, उस एम्पायर का जो राजा होगा ना, वो एक ऐसा राजा होना चाहिए, एक हो और ऐसा राजा हो कि डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा अच्छा हो। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू विच लेड टू लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एज वेल एज आयरन टूल्स। मैंने आपको बताया कि आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जो उस समय मगध का कैपिटल था राजगीर, वहां आयरन की बहुत ज्यादा माइंस थी। अगला जो रीजन है एलिफेंट्स। थर्ड वन इज एलिफेंट्स। एलिफेंट्स वर डोमेस्टिकेटेड एंड इंक्लूडेड इन द आर्मी। नेक्स्ट रीजन इज अर्लियर कैपिटल ऑफ मगध, दैट इज राजगिरी। मैंने आपको बताया था राजगिरी के पास लोहा था भाई साहब, राजगिरी के पास आयरन था, चारों तरफ हिल्स थे जिससे कि कोई भी अटैक नहीं कर सकता था। जैसे कि अभी हमारे पास हिमालय है, वैसे ही राजगिरी के पास चारों तरफ हिल्स थे। हैड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन सराउंडेड बाय हिल्स, कोई अटैक नहीं कर सकता था भाई। सिमिलरली द लेटर कैपिटल पाटलिपुत्र वाज अ वाटर फोर्ट दैट इज सराउंडेड बाय रिवर्स। पाटलिपुत्र भी रिवर्स से सराउंडेड था। आप क्या समझ रहे हैं? कितनी स्ट्रेटेजिक, कितनी फेवरेबल कंडीशंस हैं यार मगध के पास, तो कैसे कोई जीत लेगा? मोनार्की इन मगध वाज अ फेवरेबल एट्रीब्यूट। एक राजा वही पक्का होना चाहिए जो डिसीजन ले सके। भाई बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है। रूलर्स वर एम्बिशियस, प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर आउटपुट। अच्छा रूलर है भाई, तो क्यों नहीं डिसीजन ले पाएगा? कीरत्स एंड मगधास वर सीन इन लो एस्टीम बाय अदर क्लेन्स। याद रखना, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा नीचे दिखाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जब बाउंस बैक करेगा तो ऐसा करेगा कि सब नीचे आ जाओगे। तो ऐसा ही होता हो रहा था।
मगध मगध के जो लोग थे, कीरत्स और मगधियंस, उनको बहुत नीची नज़र से और एम्पायर के लोग देखते थे, और एम्पायर के कह रहा हूँ सॉरी, और जो महाजनपद के लोग देखते थे। फिर ये लोग, इन लोगों ने ऐसा बाउंस बैक किया कि भाई साहब सबके छक्के छुड़ा दिए और सबसे ऊपर आ गए। दे हैड रिसेंटली बीन वेदिसाइज्ड एंड शोड मोर zeal फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम। पॉलिटिकल सेटअप, इसकी इस लाइन का मतलब आप समझे, वो तुरंत ही उस समय वेदिसाइज्ड हुए, यानी कि वेदों का ज्ञान हुआ, और शोड मोर zeal, उन्होंने फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्धता दिखाई, ज़्यादा उन्होंने अपनी ताकत लगा दी, तो आगे बढ़ गए। पॉलिटिकल सेटअप कैन बी डिवाइडेड मेनली इन टू कैटेगरीज, मोनार्की, ओलिगार्की। ये फेवरेबल कंडीशन थी, मैंने आपको बताई, किंग एज एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ये फेवरेबल भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। यही अगर आप, जैसे कि मगध का एक रूलर था मौर्य वंश से पहले, नंद वंश का, धनानंद, नंद वंश का एक रूलर था धनानंद। ये बहुत खराब राजा था। इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था, मौर्य डायनेस्टी स्थापित की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंबर सेकंड इज ओलिगार्की। ओलिगार्की जनसंघ कहा जाता था। ओलिगार्की रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, वज्जी, जैसे कि है वज्जी, सही है। तो ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग होते थे, एक तरह से पॉलिटिक्स चलती थी जैसे कि आज की पॉलिटिक्स चल रही है, कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है आज की पॉलिटिक्स का। अगर आप देखें तो लोग, नेता डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं। कोई अगर अच्छा नेता भी हो तो वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, और कैबिनेट कैसी है आप जानते हैं। अगर आज के टाइम में, अभी के टाइम में आप देखें तो यूपी का हाल ऐसा हो चुका है। अभी ये जो चुनाव हुए थे रिसेंटली, उन्होंने, उस चुनाव में आपने देखा कि कैसे इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीट मिली, बीजेपी को इतनी कम सीट मिली। मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, मैं एक तरह से आपको बताना चाहूँगा कि जब क्या होता है कि थोड़ी सी भी गिरावट आने लगे आपकी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत तो है। अच्छा, दिक्कतें हर डिपार्टमेंट में। मैं एक शिक्षक विभाग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। शिक्षक विभाग का आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज में प्रयागराज में प्रयागराज में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोड पर उतर आए हैं। इन स्टूडेंट्स बेचारों को क्या कोई काम धाम नहीं है? लोग मजाक उड़ा देते हैं, कोई काम नहीं है। पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है, और कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री बार बार कह देते हैं, जो संदीप जी हैं शिक्षा मंत्री बार बार कह देते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। फिर आप अगले ही बार आके ये कहते हैं कि अनुपात 1:17 है। किसने कह दिया 1:17 बराबर है? जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी में 1:30 का होता है, और जूनियर में 1:35 का होता है। मैंने तो यही सुना है। कहाँ से बराबर हो गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही और भी जगह हैं, जैसे कि आप UP SSC देख लीजिए। UP SSC, इनकी भी भर्तियां निकालने में बहुत समय लग रहा है। UPSI देख लीजिए, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं आप जानते ही हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक घोटाला चल रहा है, घोटाला चल रहा है। जैसे कि एक बात बहुत वायरल हो रही है, जैसे इसमें शिक्षा विभाग में एक बात बहुत वायरल हो रही है कि एक घोटाला चल रहा है कि 20 लाख दे दो और BSA बन जाओ। BSA आप लोग जानते हो, BSA यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। 20 लाख में आप देख रहे हैं कैसा घोटाला चल रहा है। शायद चल रहा है, शायद नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता अंदर की बात, पर इतने साल से कोई भर्ती नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार घाटे में तो है नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है? इसका मतलब कोई घोटाला है। और आप लोग कमेंट कर दीजिए #घोटाला। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।